बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बच्चों, अब आपका MTH 301 का लेक्चर नंबर 12 है, नॉर्मल लाइन टू दी सरफेस। ये फिगर आप अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कहना क्या चाह रहा है। ये कोई सरफेस है और ये जो है इस पॉइंट P के ऊपर इसको टच भी करता है और जिसके जितने भी टेंजेंट्स हैं वो इस सरफेस के लाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट प्लेन टू दी सरफेस S। अब इसके ऊपर अगर ये जिस तरह पेंसिल की तरह मैंने अपवर्ड किया है तो ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक हो गया, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ये सारा आपका टेंजेंट प्लेन है, इसमें जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है ना P0 से पास करती हैं ये टेंजेंट लाइंस जो हैं। ठीक हो गया। और वो कहता है ऑल टेंजेंट लाइन एट P0 लाई इन द टेंजेंट प्लेन, वो सारी इसमें लाई करती, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी नॉर्मल लाइन। अब वो ये सारी चीज़ आपको बयान कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है y=mx+c, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर वो कहते हैं m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। अब जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है ये उसका फार्मूला है, और अगर जनरल फॉर्म आपने लाइन की लिखनी वो ये है। अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये जो m है, ठीक है, तो आप वो b/a लिख देंगे तो वो m बन जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। ये उसके सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हुई। ये आपका प्रीवियस वर्क, ठीक है। जो नई चीज़ थी वो मैंने आपको ये पूरे पैराग्राफ का तर्जुमा वो तस्वीर दिखा के कर दिया। अब इसके बाद आता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट जो है पैरामीट्रिक का क्या मतलब होता है, जिस तरह आप देखें ना कि चलो x अगर फ़र्ज़ कर लो ये हाइट है, y क्या वेट है, ठीक है। नॉर्मली तो यही पता है कि जो वेट होता है वो हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये दोनों फैक्टर मिल के जो है ना एक तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं टाइम। ठीक है। जब दो वेरिएबल्स जो हैं उनके लिए सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पैरामीटर का काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब इसको हल करके आप t की वैल्यू निकालें और इसको भी हल करके t की वैल्यू निकालें। ये दोनों साइड जो है, लेफ्ट साइड t है, दोनों की राइट साइड भी इक्वल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी जो भी आपने पीछे देखी है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, t इन्वॉल्व हो गया और इसकी उसने वेक्टर की शक्ल में लिख दिया। उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, यहाँ पर x चाहिए होता है, xi, और यहाँ पर क्या चाहिए होता है y, तो yj हो जाएगा। तो ये x और y की वैल्यू इधर पुट करोगे। ठीक हो गया। अब आओ आप इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 3 डायमेंशनल। ये तो 2 डायमेंशनल केस है, अगर 3 में होगा तो साथ क्या आ जाए x y के साथ z आ जाएगा। इसमें से अगर आप t निकालें, इसमें से निकालें, इसमें से निकालें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आपने दोनों इनको सॉल्व किया t के लिए और इक्वेट कर लिया, इसी तरह आपने यहाँ पर तीनों जगह से t निकालना है और आपस में इक्वेट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपने पढ़ रही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म में पढ़ी, फिर उसके बाद आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये 2D तक था, इसके बाद 3D है, वो ये आ जाएगा। वो कहता है पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर दी स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दी वेक्टर। ये इस वेक्टर के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें से ये x0 y0 और z0 है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है तो क्या है उसका फार्मूला, x = ये भी आपने जो पढ़ा है x0 + at। ठीक हो गया। ये x0 हो जाएगा और ये क्या आपके पास होगा a, जो i का कोफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ कर्व्स इन द प्लेन आर डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है कि y अकेला जो होता है वो x के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी कि जो सेल है वो डिपेंडेंट होती है एडवर्टीजमेंट, ठीक। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट रिलेशन, जिस तरह ये करके लिखा हुआ उन्होंने। इम्प्लिसिट होता है ये कि जब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। बात ये नहीं कि इक्वेशन में इस तरह लिखा है या इस तरह लिखा है, प्रैक्टिकल जो फिनोमिना है वो क्या बता रहा है उसके ऊपर आपने करना होता है। जिस तरह इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और आमदनी का रिलेशन होता है,
आमदन ज़्यादा होती, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते, ज़्यादा इन्वेस्ट करके उनके पास पैसा था, वो खर्च भी ज़्यादा कर लेते, तो ये फ्लो होता है। अब ये इम्प्लिसिट उसने लिखा है कि एक्स और वाई जो हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके पास दोनों जो हैं, दोनों की बात की जा रही है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें इम्प्लिसिट कहा जाता है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है मुबहम किस्म की चीज़, ठीक है। जब एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट और दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है वर्ब। अब ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, बात इस तरह लिखने या इस तरह लिखने की नहीं है। प्रैक्टिकल फिनोमिना क्या है कि एक्स क्या आपके पास है और वाई क्या है, तब आपको पता चलेगा। वैसे लिखने में वो अगर उसने कह दिया कि जी भाई ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है, तो आप मान लें। अब ये आ गया फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स, ये देखो ना, एक्स थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये 0 से पाई तक है। एक्स ये है, वाई ये, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या है, इसका स्केयर और इसका करो, पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पैरामीटर रिमूव हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म जो है वो भी आपने पीछे पढ़ी है, ठीक है। एफ ऑफ टी है और क्या है, जी ऑफ टी है, तो वो टी की बजाय थीटा यूज कर रहा है ये वाला, और रिजल्ट बना दिया उसने आपको। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होती है आपके पास, इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है एक्चुअली। अब वो कहता है जो इक्वेशन आपने प्लेन की निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और दूसरा जो डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल आप कहते हैं, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपके पास ये आ गई हैं तो फिर आप ये इक्वेशन जो बनाते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन कहलाती है। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं और ये वाला ए बी सी जो है ये फिर उस नॉर्मल वेक्टर जो है ना, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर जो कि उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और उस सरफेस के ऊपर भी होता है, टेंजेंट प्लेन की बात कर रहा हूँ, फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। आगे उसने इसको सिंप्लीफाई किया, इनसाइड मल्टीप्लिकेशन की और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सारे कांस्टेंट की जगह एक डी लिख दिया इन सब की जगह। ओके, बात क्लियर। इसके बाद एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, वो नॉर्मल है, ठीक है, ये पॉइंट है तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। इस तरह लिखना है तब लिख लो, इस तरह लिख के बाद में हल करना है तब भी आप कर सकते हो। हो गई बात क्लियर। इसके बाद बाकी इसमें इंफॉर्मेशन ही दी हुई हैं, ठीक है, कि ये जो ग्रेडियंट होता है ये नॉर्मल टू द प्लेन होता है। ठीक हो गया, ग्रेडियंट एंड टेंजेंट सर्फेसिस है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, जब दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा होता है ना, इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसके बाद ये टेंजेंट प्लेन है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये मैंने शुरू में आपको बताया, ये नीचे सरफेस है एक, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसमें ये जितनी भी स्ट्रेट लाइंस है ना वो इसमें से पास भी कर रही हैं और अपना जो इसका टेंजेंट प्लेन है उसके अंदर ही लाई कर रही हैं। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं पॉइंट आउट करके। अब ये आपको सवाल दिया उसने, ठीक है, ये आपको दिया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, और उसके बाद आपको इसको आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, जेड के लिहाज से, फिर ये पॉइंट पुट कर देना इसमें। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब 36 है, 24 माइनस 12 है, ठीक है, मैं भी आपको ज़रा लोअर नज़र आ रहे हो, तो वो आपने फिर इसके बाद ये फार्मूला आपको याद हो, अगर a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड नॉट, वो वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद हल कर लिया, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह ही है, ये आपको दिया हुआ है, इसको फंक्शन बना लो एक्स वाई जी में, पहले एक्स के लिहाज से निकालो, वाई के लिहाज से, जेड के लिहाज से, और फिर ये पॉइंट पुट करते रहो उसमें, ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं तो फिर यही बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ जेड है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनते हैं, वो जो नॉर्मल है ना ये उसके कंपोनेंट होते हैं, यही चीज़ आपने पढ़ी है पहले भी। और ये तो एक्स नॉट है, वाई नॉट और जेड नॉट, ये जो है ये इसको ए कहते हो ना आप, पॉइंट जब पुट करके तो वैल्यूज निकाल लेते हो। नॉर्मली तो इसको यूँ लिखा जाता है ना, एफ ऑफ एक्स है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट जो हमें अभी आपने बनाया था ये वाला, ये
A, B और C। तो यूँ आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगला जो ऑर्थोगोनल सर्फेसिस होंगी उसको भी इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा ये मैं आपको बता देता हूँ कि हर लेक्चर के लास्ट में क्या है जी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए भी, और अगर डाटा आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये हैं लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स हैं, मेगा फाइल्स भी हैं। ये जो लेक्चर वाइज हैं इसके अंदर है पहले पूरे टॉपिक्स को कवर किया गया है, फिर उसमें एमसीक्यूज बने, फिर शॉर्ट बने, फिर लॉन्ग बने, फिर न्यूमेरिकल बने। और मेगा फाइल्स के हमने रिकमेंडेड और रेफरेंस बुक्स जो उनको यूज़ किया है, और जो पास जो भी डाटा आपका अवेलेबल है, असाइनमेंट्स हैं एट्सेट्रा कुछ भी है। LMS हैंडलिंग भी की जाती है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 030940600842, 031545600842, ठीक है। तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ इसलिए नहीं बताई कि बच्चे बाजू का ना ये होता है ज्योमेट्रिकल, तो पूरी तरह विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि चीज़ें क्या हैं। ये तो आपको समझ आ गई, लेकिन वो पहला पेज है उसके ऊपर तो कोई इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनी, ठीक हो गया। बाकी कोई इश्यूज हो तो वो आप फिर रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू।